अच्छा। शुरू करें। अब जितने आ गए यस सर। यस सर। इस टाइम कुछ लोग आए अभी। तो कहाँ रुके थे पिछली बार? प्रसन्न विश्वकर्मा बताओ। सर मैं नहीं आया था पिछले क्लास में। अरे, और कौन है सामने यहाँ? अंकित ठाकुर। सुरभि। चलो, हिंद चीन में चल रहे थे हम। इंडो चाइना, दक्षिणी पूर्वी एशिया घूम रहे थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया में हिंद चीन बता रहे थे। कौन से देश आते हैं हिंद चीन में, कौन बताएगा? इंडो चाइना किन देशों को मिला के बनता है? लाओसो वियतनाम। एक और छूट गया। लोमफिन या कंबोडिया। हाँ, नोमपेन तो कैपिटल है वहां की। सर कंबोडिया। कंबोडिया। तो तीन देशों के नाम बताओ एक साथ अब। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ठीक से बताओ तीनों देशों के नाम। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। हाँ, ये तीनों देश मिलकर बनते हैं इंडो चाइना हिंद चीन। ठीक है। वियतनाम इसमें सबसे मशहूर है। कंबोडिया तो आप जानते हैं। पास में थाईलैंड देश है एक, पहले दिख रहा है नक्शे में। यस सर दिख रहा है सर थाईलैंड। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? सबको ऐसा लग आ रही है रहा है। सर। आ रही है बेटा, आपको प्रॉब्लम है कोई? आपका चेक करो, मेरे यहाँ तो सब ठीक है। थाईलैंड बहुत जो ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, हमारे पूरब में है। क्या कैपिटल है वहाँ की? बैंकॉक। हाँ, बैंकॉक। बैंकॉक। बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ये। भारत के बहुत लोग घूमने जाते हैं, पिछली बार मैंने बता दिया था। दुनिया के सब लोग घूमने आते हैं बैंकॉक। और इसके आगे जो तीन देश बता रहा हूँ मैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये फ्रांसीसी आधिपत्य में थे। कॉलोनी थी फ्रांसीसी, फ्रेंच कॉलोनी थी ये। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त में जापान ने कब्जा कर लिया था इन एरियो में। बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ये सब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो 44 में, 43, 4, 5 यहाँ पे जापान ने कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसियों को बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ लड़ने में। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ या एशिया में, कौन बताएगा? 11 अगस्त को जापान ने, 1945। फिर से बोलो। 11 अगस्त कौन सा उन्नीस सौ अगस्त? पैंतालीस नहीं नहीं, थोड़ा बाद में। 3 दिन बाद। 45। 1947। 45, 45। 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और यूरोप में बहुत पहले हो गया था।
8 मई 1945 को। तो जापान के कब्जे में थे ये सारे एरिया। फ्रांसीसियों का अब कब्जा यहाँ नहीं रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था दो महाशक्तियों के बीच में। तो कम्युनिस्ट ताकतें और पूंजीवादी ताकतें मिलकर आपस में कब्जा करना चाहती थी यहाँ सरकार में, तो उनके बीच में गृह युद्ध हो गए। तो फ्रांस ने यहाँ मदद की पूंजीवादी सरकारों की। तो वियतनाम की बात कर रहे हैं, और अंततः वियतनाम में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। अमेरिका वहाँ मदद करने लगा। फ्रांसीसी थक गए वहाँ पे। 45 से लेके 57-58 तक 12-13 साल फ्रांसीसियों ने लड़ा कम्युनिस्ट फोर्सेस के विरुद्ध युद्ध वहाँ। हो ची मिन के नेतृत्व हो ची मिन। उसके बाद फ्रांस में बहुत प्रॉब्लम्स थी अंदर, तो उन्होंने ये युद्ध अमेरिका को दे दिया। अमेरिका ने ले लिया। जॉन एफ कैनेडी वहाँ के राष्ट्रपति थे। तो सन 60 के बाद अमेरिका ने अपनी कार्रवाई वहाँ तेज कर दी वियतनाम में। वियतनाम में दो शक्तियों के बीच में गृह युद्ध हो रहा था। एक का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था और दूसरी का अमेरिका, जैसा कि शीत युद्ध के वक्त में हमेशा होता था। दोनों महाशक्तियां, एक पूंजीवादी व्यवस्था चाहती थी, दूसरी साम्यवादी। ऐसे ये युद्ध चलता रहा। अमेरिका ने वहाँ बहुत जातियाँ की, बहुत बम गिराए गरीब देश पर, वियतनाम पर। औसतन प्रति व्यक्ति 1 टन बारूद गिराया गया है वियतनाम पर अमेरिका के द्वारा सन 60 से लेकर 71 तक। 1 टन बारूद प्रत्येक व्यक्ति पे गिरा है। एवरेज आता है इतना। अंततः सन 71 में, अब वो कीचड़ में फंस गया था अमेरिका भी। इस देश के लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, लड़ते रहे। अंततः युद्ध खत्म किया, अमेरिका वहाँ से हटा और यहाँ दो देशों में बांटना पड़ा वियतनाम को, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। सन 78 तक वो दो देश रहे और बहुत जल्दी ही उनका एकीकरण हो गया और अब एक ही देश है। सन 78 से लेकर 42 साल हो गए। 42 नहीं, 48 साल, 42 साल। 42 साल से वियतनाम एक देश है जिसकी राजधानी बनाया। क्या राजधानी है वियतनाम की? नहीं, वियतनाम की राजधानी देखो क्या है। हनोई। हनोई का नाम बदल दिया था, हो ची मिन सिटी कर दिया था। हाँ, जब दो वियतनाम थे तो हनोई दक्षिणी वियतनाम की राजधानी थी और सैगोन था उत्तरी वियतनाम की राजधानी। सैगोन शहर दिख रहा होगा आपको नक्शे में। जब एकीकरण हो गया तो हो ची मिन वहाँ के बहुत महान नेता थे, कम्युनिस्ट शक्तियों के साथ थे वो, तो उनके नाम से पड़ा था वहाँ का नाम। जैसे गुजरात में महात्मा गांधी के नाम से पड़ा है अहमदाबाद का नाम गांधी नगर, तो हनोई का नाम बदल के रखा गया था हो ची मिन सिटी। तो दोनों नाम चलते हैं, हनोई भी और ये भी। थाईलैंड के बाद तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? नॉम पेन, देखो वहाँ लिखा होगा। नाम ऐसा लिखा है नॉम पेन। हाँ चलिए, तो ये थे सब देश दक्षिणी पूर्वी एशिया के। इसमें समुद्र में जाएंगे तो एक फिलीपाइन मिलेगा। फिलीपीन देखो समुद्र में, पैसिफिक ओशियन में। फिलीपाइन भी दक्षिण पूर्वी एशिया में ही आता है। फिलीपीन देश स्पेन के अंडर में रहा है। 1903 में अमेरिका स्पेन का युद्ध हुआ और अमेरिका ने फिलीपाइन उनसे छीन लिया था। फिलीपीन की राजधानी दिख रही है क्या है?
मनीला। मनीला। हाँ मनीला याद रखें सभी, फिलीपीन मनीला राजधानी है। बस, तो ये कौन से देश हो गए सारे, रिपीट कर रहा हूं मैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपाइन, ये सब देश मिला के बनते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। बस, इसके बाहर और कुछ नहीं है। अब ऊपर चलते हैं, जिसे गलती से बोलते हैं सुदूर पूरब, फार ईस्ट, सुदूर पूरब या फार ईस्ट बोलते हैं, जो गलत नाम है। सुदूर नहीं, ये हमारे बहुत पास में है, क्योंकि अंग्रेजों से दूर पड़ता है, इंग्लैंड से दूर पड़ता है, उन्होंने इसका नाम रखा है सुदूर पूरब। और हम भी नकल करते हैं उनकी, तो पूरब को पश्चिम बोल देते हैं, पश्चिम को पूरब बोल देते हैं, जो गलत बात है। हमें अपने देश से बैठकर सोचना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ कई बार ये पेपर पढ़ाया जाता है फार ईस्ट, हिस्ट्री ऑफ फार ईस्ट, जो गलत नाम है। तो हम कई ज़्यादातर नाम जो है दुनिया के इसलिए लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने उनके नाम रखे हैं। तो हमें अपना अपना सोच रखना चाहिए। भारत से ये उत्तरी पूर्वी एशिया है, उत्तरी पूर्वी एशिया है, हमसे बॉर्डर लगा हुआ है, फिर भी हम इसको सुदूर पूर्व बोलते हैं, दूर का पूरब। इंग्लैंड से देखेंगे तो बहुत दूर है ये, ठीक है, इसलिए इसका नाम गलत है। इसका नाम उत्तरी पश्चिमी एशिया होना चाहिए, या पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया भी चलेगा। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले सामने जाएंगे पैसिफिक ओशियन, जापान दिख रहा है, जापान दिखाई दिया। यस, जापान सभी जानते हैं। जापान अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत मशहूर रहा है 80 के दशक से। पूरी दुनिया में सिर्फ जापान का ही माल बिकता था, अभी भी बिकता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टेलीविज़न, कैमरा, ये सब, मोबाइल तो अभी मोबाइल तो नहीं है, ये सब जापान ने कब्जा कर रखा था पूरी दुनिया के व्यापार पे। इसके डिटेल में नहीं जाते, बस जापान याद रखें, बहुत उन्नत देश है और अमेरिका से हमेशा आर्थिक युद्ध में फंसा रहता है। अब चाइना फंसा हुआ है, जापान पीछे कर दिया। अब चीन अमेरिका से आर्थिक युद्ध लड़ रहा है, पूरी दुनिया की मार्केट पे कब्जा करना। तो अभी 2010-15 तक जापान का कब्जा रहा है पूरी दुनिया में। जापान का ही सामान पूरी दुनिया के देशों में बिकता था और बहुत सस्ता भी बिकता है, क्योंकि उत्पादन कॉस्ट बहुत कम आती है जापान में। टैक्स नहीं लगते कई जगह, जैसे सिंगापुर में टैक्स नहीं होता, दुबई में टैक्स नहीं होता, ये टैक्स फ्री कंट्री है। तो उनके टीवी जो है आपको 10,000 में मिल जाएगा और वही टीवी जापान में 20,000 में मिलता है। तो ऐसे करके जापान ने बहुत तरक्की की है पिछले 100 सालों में। राजधानी सभी को पता होगा जापान की, मशहूर है टोक्यो। टोक्यो, याद रखें जिनको नहीं पता है, टोक्यो। अब आते हैं मेनलैंड में। सामने देखेंगे आप कमचातका दिख रहा होगा, कमचातका, ये रूस का पेनिनसुला है, प्राय द्वीप है कमचातका। इसके बाजू में ऊपर देखेंगे तो क्या है, दो देश मिलेंगे, कोरिया दिख रहे हैं, कोरिया मिले मैप में, कोरिया सबको बोलो बोलो सर बोलो, मिल सर उत्तर कोरिया है जापान के बाजू। हाँ, इधर मेनलैंड पे, मेनलैंड दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। कोरिया दो मिलेंगे आपको, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। यस सर। उत्तरी कोरिया कम्युनिस्ट राष्ट्र है, अभी भी है, और दक्षिण कोरिया पूंजीवादी राष्ट्र है।
जैसे वियतनाम के 2 टुकड़े हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यहाँ भी वही कहानी हुई। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में यहाँ तनाव रहा, तो वियतनाम संकट रहा दुनिया में। तो सबसे पहले कोरिया संकट पैदा हुआ था सन 50 में। ये आप राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तो जिनका भी विषय है वहाँ पे ये विषय पढ़ाया जाता है। कोरिया संकट, वियतनाम संकट। संकट का मतलब होता है ऐसा खतरा दुनिया में, ऐसी जगह जहाँ विश्व युद्ध कभी भी हो सकता हो, ऐसी समस्या जो विश्व युद्ध को न्योता दे रही हो। समझ में आई बात? विश्व युद्ध का, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा जहां पैदा हो रहा हो उसे कहते हैं संकट। तो वियतनाम जो मैंने अभी बात की आपसे, ये भी एक बहुत बड़ा संकट रहा है। हमेशा बादल मंडराते रहे तीसरे विश्व युद्ध के। तीसरा विश्व युद्ध होना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसमें पूरी मानवता के सर्वनाश की ही बात करते हैं सब। उसमें शायद ही मानवता आगे सरवाइव कर पाए। आइंस्टाइन का नाम सबने सुना है? यस सर। एल्बर्ट आइंस्टाइन से सन 60 में एक अमेरिकन पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि मिस्टर आइंस्टाइन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर? एंड आइंस्टाइन रिप्लाइड, I don't know about the third world war, but the fourth world war would be fought with stones and sticks. समझ में आया सबकी? क्या हिंदी में बताएं? यस सर। आइंस्टाइन से प्रश्न पूछा गया कि मिस्टर आइंस्टाइन, आप तीसरे विश्व युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? तो आइंस्टाइन ने उत्तर दिया कि तीसरे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध जब होगा तो वो पत्थरों से और लाठियों से लड़ा जाएगा। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया कि और समझाएं? यस सर। सर आ गया। क्या मतलब निकला इसका? इससे तीसरा युद्ध होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो सर आज चौथे युद्ध में। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बोला। तीसरे विश्व युद्ध में सर्वनाश हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, और हम आदि मानव काल में चले जाएंगे, कुछ बचे कुचे लोग। ठीक है, तो फिर से जो चौथा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा वो पत्थरों से और लाठियों से लड़ा जाएगा। यस सर। इसका मतलब आप ऐसा कुछ नहीं बचेगा। तो ये याद रखें आप अपने जनरल नॉलेज के लिए, कभी भी काम आएगा। तो ये बहुत कुछ है, तो एक सेंटेंस, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ें छुपी हुई है, क्योंकि अब एटम बम का आविष्कार हो चुका था। 45 में एटम बम नागासाकी हिरोशिमा में गिराया अमेरिका ने। एक्सपेरिमेंट किया कितने लोग मार सकते हैं, तो नागासाकी हिरोशिमा में 3.5 लाख लोग मारे गए टोटल। और आने वाली पीढ़ियां भी अपंग पैदा होने लगी, आज तक भी उसमें इफेक्ट मिलते हैं 2 पीढ़ियां गुजरने के बाद भी। फसल आज तक नहीं पैदा होती उस जगह में जहां बम गिरे थे। उपजाऊ खत्म हो गए, उपजाऊ नहीं रही मिट्टी, इतने नुकसान होते हैं। एटम बम तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई। अब हमारे पास बहुत खतरनाक बम है। न्यूक्लियर वॉर हो गया, यदि न्यूक्लियर वॉर, तो ऐसा माना जाता था 30 साल पहले, अभी की बात नहीं कर रहे हम, सन 90 में, कि हमारे पास इतने एटम बम हैं, इतना परमाणु हथियार हैं, इस पृथ्वी के गोले को हम 50 से 100 बार तक पृथ्वी से मिटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, पूरे पृथ्वी के गोले को ध्वस्त कर सकते हैं। इतने परमाणु बम, इतने परमाणु हथियार मानवता ने, 5 सुपर पावर ने इकट्ठे कर लिए थे, और होड़ बहुत तेजी से चलती रही, अभी भी है। भारत ने पोखरण में सन 77 में परमाणु धमाका किया था। तो
भारत भी परमाणु 74 में। शक्ति है, पाकिस्तान भी, और अमेरिका, रूस, जापान, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब परमाणु शक्तियां हैं। जर्मनी, इटली सभी हैं आजकल। तो दुनिया बहुत खतरे, बहुत परमाणु के ढेर पे खड़ी है। तीसरे विश्व युद्ध की बात जब होती है, सिर फिरों की कमी नहीं है। पाकिस्तान, चीन, खुंदक है, अफगानिस्तान, सिर फिरे लोग, तालिबानी, कभी भी विश्व युद्ध शुरू करें, अब पाकिस्तान के बस कुछ नहीं बचेगा तो कहते हैं हम परमाणु बम गिरा देंगे। यदि भारत कुछ करता है, शक्तिशाली है भारत, तो वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब तबाही। परमाणु बम में ना किसी की जीत होगी ना हार, पूरी दुनिया का सत्यानाश, सर्वनाश है। इसलिए ध्यान रखें, परमाणु बम खतरनाक होते हैं, बायोलॉजिकल हथियार है आजकल। अब तो कोरोना फैला, ये भी एक वॉर है। हाँ, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कितना है पता है? एक सुई की नोक में आ जाएगा, एक सुई की नोक में आ जाएंगे ये वायरस। बस इतने से है, जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखी है। परमाणु बम हम कहीं लग रहे हैं। कोरोना वायरस से अब देखो, 6 महीने से पूरी दुनिया लॉक है, लॉकडाउन, जेल में बंद है। और वही कारण है हम ऐसे बैठे हैं आज आपके सामने, समझे ना? मिल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, निकल नहीं सकते कुछ। और 24 घंटे लोग इतने घबरा गए, कई तो अपने अपने सोच की बात है, नींद नहीं आती रातों में, और कई तो बेचारे टेंशन में ही मर गए हैं। कोरोना हुआ नहीं भले, तनाव में ही चले गए कि मैं कहीं मर ना जाऊं। तो ऐसे कई लोग हैं जो तनाव में जी रहे हैं। और बुढ़ापे में ज़्यादा होता है तनाव। बुढ़ापे में ऐसे आदमी को पता नहीं होता कल उठेगा नहीं उठेगा। जवानी में लोग नहीं सोचते, पर आजकल जवान लोग भी घबरा गए हैं, मुझे कोरोना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, इस तनाव में जी रहे हैं। तो तीसरे विश्व युद्ध की बात करना, अब तो हथियारों से लड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये ऐसे हथियार हम बना लेते हैं, वायरस के पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका की बहुत बुरी हालत है, सेकंड नंबर पे हम हैं अमेरिका के बाद, और बहुत जल्दी हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। कि जितने लोग ग्रसित हो रहे हैं, पहले नंबर पे हम आने वाले हैं, और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे, जितनी तेजी से ये कोरोना वायरस फैल रहा है। हाँ, तो ये अब ये नई दुनिया की नई बातें हैं। तीसरे विश्व युद्ध की बात करने से पहले ये भी ध्यान में रखना चाहिए हमें कि आजकल खतरे दूसरी तरह के बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए पूरी दुनिया का ज्ञान आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया के बारे में सोच सकें और आजकल क्या चल रहा है। ठीक है ना? साइबर वॉर भी होता है, एक साइबर वॉर, साइबर वॉर समझते हैं ना? हाँ, आपके पूरा साइबर अटैक होता रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन बड़ा अटैक हो तो पूरा देश का भट्टा बैठ जाएगा। सब बैंक सिस्टम खत्म, सारे एजुकेशन सिस्टम खत्म, पूरा साइबर नेटवर्क का आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा समझ लो, पूरी इकोनॉमी डाउन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आजकल। बंदूकों से और टैंकों से युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो कोरिया की वापस तीसरे विश्व युद्ध की मैंने थोड़ी झांकी दिखा दी आपको कैसा है। और आजकल यदि युद्ध हुआ तो या तो परमाणु है या फिर दूसरे बायोलॉजिकल हथियार है हमारे पास, बायोलॉजिकल, है ना? अरे कई कुछ है आजकल, चुपचाप पानी में मिला के आ जाओ। कोई भी पाकिस्तानी भारत में, हाँ, दिल्ली के पानी में कुछ मिला दे तो पूरी दिल्ली गई। तो वो बहुत वो होता है ऐसा, तो पूरी दिल्ली जा सकती है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आजकल बहुत खतरे हैं। विश्व युद्ध को ऐसे भी देखा जाना चाहिए। कोरिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया में वही हुआ, दो महाशक्तियों के बीच में खींचातानी हुई, कौन सी सरकार वहाँ हो। सोवियत संघ चाहता था कि साम्यवादी सरकार हो, अमेरिका चाहता था पूंजीवादी सरकार हो। पूंजीवाद और साम्यवाद आपको समझा दिया है मैंने 3-4 दिन पहले, सबको पता होगा क्या फ़र्क है। विचारों की लड़ाई है, ये विचार अलग अलग है।
साम्यवादी आम जनता के विचार हैं, गरीब लोगों के विचार हैं, और पूंजीवादी मुट्ठीभर लोगों के विचार हैं जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में किए हुए हैं और समस्याओं में डाला हुआ है पूंजीवाद ने। सब लोग बेरोजगारी, गरीबी, क्या बोलते हैं, भिखारी सब पैदा हो गए। अब और बुरी हालत हो गई है, रोजगार नहीं बचे हैं, सब है। ये पूंजीवाद की देन है, पूंजीवाद का बायो प्रोडक्ट। ये बायो प्रोडक्ट पूंजीवादी व्यवस्था का, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दो, तो इन दो शक्तियों, महाशक्तियों में ये नर्व का युद्ध रहा है, नर्व, दिमागी युद्ध। 45 से लेकर 90 तक 45 साल चला। पूरी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती रही, कोई भी कॉर्नर दुनिया का इससे नहीं छूटता था। तो कोरिया भी इसका शिकार हुआ। कोरिया जब स्वतंत्र हो गया जापान से, जापान के कब्जे में रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, जापान ने 14 अगस्त को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब क्या करें, कोरिया में दोनों महाशक्तियों ने अपना अपना प्रभाव जमाया, और सन 50 में 5 साल बाद वहाँ गृह युद्ध हो गया। 2 कोरिया बना दिए गए थे, दक्षिणी कोरिया पूंजीवादी, उत्तरी कोरिया साम्यवादी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। किम जॉन का नाम सुना होगा आपने आजकल, सिरफिरा शासक है किम जॉन, उत्तरी कोरिया का शासक। हाँ, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, अमेरिका भी घबराता है उससे। तो मूर्खों से बहुत डरते हैं लोग, कब वो न्यूक्लियर बम का यूज़ कर ले, कहाँ क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं उसका। बाकी कोरिया उत्तरी बहुत अच्छा साम्यवादी राष्ट्र है, लेकिन अभी वहाँ के हालात ठीक नहीं है इतने। दक्षिणी कोरिया ने बहुत तरक्की की है पिछले 30-40 सालों में, और बहुत उन्नत देश है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल, और उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। है नक्शे में? यस सर। यस, ये राजधानियां हैं। तो ये 2 कोरिया हैं जो वर्ल्ड वॉर के कारण 2 अलग अलग हो गए। एक ही भाई भाई है, एक ही जनता है, लेकिन विश्व युद्ध के बाद ऐसे जर्मनी 2 हो गए थे, वियतनाम 2 हो गए थे, कोरिया भी 2 देश हो गए थे, जो आजकल भी 2 हैं। अभी तक ये एक नहीं हो पाए, प्रयास बहुत जारी रहे। सन 50 में यहाँ पे संकट पैदा हो गया। संकट का मतलब विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया। अभी विश्व युद्ध खत्म हुए 5 ही साल हुए थे यूरोप में। यस सर, यस सर, आ रही है। सर आ रही है। ओके, वो थोड़ा टाइम आउट हो जाता है 40 मिनट में। 40 मिनट के बाद टाइम आउट होता है, थोड़ा फिर से रिट्रीव करना पड़ता है मुझे। ओके, हाँ, तो कोरिया को ध्यान रखें और सभी ध्यान से सुने इन बातों को। पूरी दुनिया आपकी क्लियर हो जाएगी। पूरी दुनिया में झाड़ू लगा रहे हैं हम, एक एक देश में जा रहे हैं, कोई देश नहीं छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े सब, छोटे भी। क्या राजधानियाँ हैं, क्या उनकी छोटी मोटी कहानियाँ हैं, ये आपको कभी भी राजनीति शास्त्र में समझ में नहीं आएंगी। कितना ही पढ़ोगे, अभी मैं एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ, ताकि आपकी उम्र छोटी है, जल्दी समझ में, ताकि कभी भी आपको किताबों में जाने की जरूरत ना पड़े, और आपके ये हमेशा परीक्षाओं में भी काम आएगा और ज़िंदगी में भी। और कभी भूलने की चीज़ें नहीं है, ये बस नक्शा इसलिए दिखा रहे हैं आपको। याद रखें, कोरियाओं की ये कहानी रही। ओके, क्लियर? तो 2 कोरिया, समाजवादी और पूंजीवादी। फर्क क्या होता है सबको पता है। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा नीचे आएंगे आप। रूस और चीन के बीच में एक देश है जिसे बहुत कम लोग दुनिया में जानते हैं। क्या नाम है? मंगोलिया। मंगोलिया, वेरी गुड। मंगोलिया की खासियत ये है कि दुनिया का दूसरा साम्यवादी राष्ट्र था ये। रूस के बाद सन 17 में रूस साम्यवादी क्रांति के बाद साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई, कम्युनिस्ट सरकार जिसने पूंजीवाद खत्म किया, साम्यवादी विचारों के हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म की, जो आप अब समझते हैं सब, और शोषण रहित समाज की स्थापना की।
जिसमें कोई शोषण किसी का नहीं होता था। पूरी पूंजी सरकारी, वेल्थ सरकारी, कैपिटल सरकारी, नौकरी करो पैसा मिलेगा, और एक परिवार की तरह सारा देश रहा। ठीक ऐसे ही 1919 में 2 साल बाद दुनिया का सबसे पिछड़ा राष्ट्र मंगोलिया भी सोवियत संघ की मदद से या रूस की मदद से साम्यवादी राष्ट्र बन गया था। ये आप याद रखें अपने जनरल नॉलेज के लिए। उसके बाद जाके 43-44 में 45 में जाके यूरोप के दूसरे राष्ट्र साम्यवादी बने थे। बाकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले 2 ही राष्ट्र दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था में थे, और वो थे मंगोलिया और रूस। तो मंगोलिया एक ऐसा देश है, चरागाहों का देश है, भेड़ बकरियां पालते हैं, ऊंट पालते हैं, घोड़े रखते हैं, और ऐसे ही जंगलों में भटकते थे। गरीब देश था ये, लेकिन उस आगे चलकर साम्यवादी व्यवस्था में इसने बहुत उन्नति की। और इसकी कैपिटल है, जो आप पहली बार ही सुनेंगे ज्यादातर, उलानबतर। हाँ, उलन बाटोर। अब याद रखें सभी, उलन बाटोर। ये बहुत कम संपर्क में रहा है भारत के भी, इसलिए जो है ये देश जो है कम जानते हैं हम लोग, तो आज से इसको जान लो। सैंडविच बना हुआ है ये रूस और चीन के बीच में। हाँ, 2 ब्रेड के बीच में मक्खन होता है कि नहीं, ऐसा है ये। चलिए नीचे आते हैं, और सुदूर पूर्व का सबसे बड़ा देश है चाइना। चीन है, जिसको हम इसी एरिया में पढ़ाते हैं। अब चीन के बारे में मुझे लगता है सभी सब जानते हैं, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर है, रोज़ न्यूज़ में रहता है कि नहीं, तनाव चल रहा है भारत के साथ युद्ध का, और चीन एक प्रसार कर रहा है उसका, एक अलग तरह का देश है। साम्यवादी क्रांति वहाँ कब हुई थी चीन में, कौन बताएगा? 1949। वेरी गुड। 1949 में चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी, और 90 तक चीन भी साम्यवादी देश रहा है। अभी भी वहाँ पर जो पार्टी है, दल है सत्ता में, वो साम्यवादी दल है, लेकिन व्यवस्था पूंजीवादी कर दी है, जो अजीबो गरीब सी स्थिति है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर है वहाँ कि दल साम्यवादी राज कर रहा है और देश में पूंजीवादी व्यवस्था है। अब साम्यवादी व्यवस्था, आपका अर्थशास्त्र जो है वो साम्यवादी वहाँ खत्म हो गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोलबाला है, और दुनिया में बहुत तेज़ी से सुपर पावर बन रहा है, बहुत तेज़ी से नंबर 1 पे आ रहा है चीन। प्रोडक्शन तो सब कुछ आप जानते हैं, देखते हैं, हमारे पूरी दुनिया के बाजार चाइनी माल से पटे हुए हैं, भरे हुए हैं, और हमारा देश भी, अभी दिवाली आ रही है, चीन का ही माल बिकता है, सस्ता रद्दी जैसा भी कह लो, और दुनिया की बेहतरीन चीज़ें भी बनाते हैं ये। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ लगी हुई थी, मल्टीनेशनल्स की, जापान की, अमेरिका की, जर्मनी की, इटली की। चीन में खूब पूंजी निवेश किया था लोगों ने पिछले 30 सालों में, लेकिन कोरोना वायरस के बाद अब वहाँ चीन की हालत ख़राब है। सभी ने अपने अपने उत्पादन वहाँ से निकाल लिए हैं। जापान ने भी, जर्मनी ने भी, अमेरिका ने भी अपने जो है उत्पादन वहाँ ख़त्म कर दिया है, वापस निकाल ली है। तो चीन के लिए ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है। अब वो अपनी फैक्ट्रियाँ जो है हमारे देशों में ला रहे हैं। भारत बहुत अच्छा देश है उसके लिए। अब ये चीन की जो फैक्ट्रियां हैं भारत शिफ्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश शिफ्ट कर रहे हैं, और कुछ और देश जहां बिजनेस के लिए सुविधाएं हैं वहां ले जा रहे हैं। तो भारत में भी इनकी बहुत सारी बिजनेस चालू हो रही है। तो चीन एक ऐसा देश है। अब चीन में बहुत उन्नति की है चीन ने, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी। हमारे यहाँ पे एक गलत चीज़ पढ़ाई जाती है कि किसी भी देश की गरीबी का कारण उसकी जनसंख्या होती है। आपने भी यही सुना होगा हमारी सरकारों को बोलते हुए, नेताओं को बोलते हुए, कि भारत की जनसंख्या बहुत है इसलिए गरीबी है।
ये बहुत झूठ है, ऐसा नहीं है। तो फिर चीन ज़्यादा गरीब होता। साम्यवादी व्यवस्था के कारण चीन ने बहुत उन्नति की है। साम्यवादी व्यवस्था में बहुत तेज़ी से तरक्की होती है और सबकी होती है एक साथ। अब जरूर वो पूंजीवादी हो गए हैं, तो कुछ व्यवस्थाएं पूंजीवादी बुराइयां वहाँ भी आ गई हैं, छोटा बड़ा अमीर गरीब, लेकिन फिर भी चीन का उत्पादन, सस्ता मजदूर, ये सब चीज़ें चीन की दुनिया में सुपर पावर, आर्थिक सुपर पावर लगभग बन ही गया है। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है उसने। तो राजधानी आप सभी जानते होंगे, क्या राजधानी है? बीजिंग। बीजिंग। और 59 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था चीन ने। तिब्बत धार्मिक राष्ट्र था, थियोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थियोक्रेटिक स्टेट, लामाओं द्वारा शासित। तो उन्नति नहीं थी वहाँ, बहुत गरीबी थी, बहुत बुरे हाल थे। धर्म के हिसाब से देश नहीं चलते हैं, आर्थिक उन्नति करना पड़ती है, रोड, सड़कें, स्कूल, शिक्षा, ये सब देना पड़ता है, जो तिब्बत में नहीं था लगभग। तो चीन कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो उसने उन पर कब्जा करके और वहाँ पे फिर बहुत उन्नति की, सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, आधुनिक शिक्षा दी। तो ये लामाओं को भगा दिया और अब ये धर्मशाला में भारत में डले हैं, अभी भी वापस नहीं जा पाए वो दलाई लामा, आप सब जानते हैं। ये 59 में वहाँ से भगा दिया था। चीन हमसे नाराज़ हो गया था, नेहरू ने स्वागत किया था उनका भारत में। ठीक है, तो इसलिए चीन के साथ हमारे संबंध जरा तनावपूर्ण चल रहे हैं आजकल। जनता में बहुत प्रेम है, अब ये सरकारों की लेवल में चल रहा है, जनता में बहुत प्रेम है आपस में। चीन के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं और हम भी उनसे करते हैं और करना चाहिए। जनता में कोई बुराई नहीं होती है। चलिए, समय ख़त्म हो रहा है, अब मैं ये पूरा एरिया ख़त्म कर दिया आपको। कल हम दक्षिणी एशिया में लौटेंगे अपने यहाँ पे और आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न पूछना किसी को तो पूछ सकते हैं। सर अटेंडेंस ले लीजिएगा प्लीज। हाँ, चलिए फोटो में आ जाइए सब। अच्छा लगा सबको? ज्ञान बढ़ा कुछ? कैसा लगा घूमना? यस सर। बताया करो कैसा लगा? यस सर। कुछ नया लगा? नया दिमाग, कोई नई चीज दिमाग में आई? यस सर, आई है। यस सर। ज्ञान वर्धन होना चाहिए रोज, और ये ज्ञान बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके बिना पढ़े लिखे नहीं कहलाओगे, इसलिए दे रहेंगे। ये कोर्स की चीज़ भले ही नहीं है, पर ये नमक है आपके पूरे ज्ञान का और सब सब्जेक्ट का नमक है। अभी हम आपको नमक बांट रहे हैं। वैशाली कुलकर्णी, जल्दी सामने आओ। हाँ जल्दी आओ, मैं सबके अटेंडेंस लगा रहा हूँ। तो और कौन है? पुष्पेंद्र पटेल। यस सर। पुष्पेंद्र पटेल, दर्शन दो। सर चालू है मेरा वीडियो। तो अरे भाई गायब है पुष्पेंद्र पटेल, दर्शन दो जल्दी। ये कौन है? रवीना इरवानी। चालू है सर वीडियो तो मैंने। रवीना इरवानी सही है। हाँ पुष्पेंद्र। सर वीडियो तो चालू है सर, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे। दिख नहीं रहे हो? चलो नाम से ही लगा लेंगे तुम्हारा। नाम भी आ रहा है तो आप दिखा। हाँ सर। हाँ सर मेरे तुमके हो गया क्या? की वजह से मेरा सुरभि का हो गया फोटो नहीं आ रहा। सुरभि का हो गया? चलो लग गई सबकी। और किसी को कोई छूटा तो नहीं? आप भी अपना एक स्क्रीनशॉट लेके रखें अपने पास, अपने फोटो का, जहाँ आपका फोटो हो ना लेना सबको। एक स्क्रीनशॉट सब रख लें, कल से जरूरत पड़े तो काम आएगा। चलिए ओके, विल सी यू टुमारो। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।